हेलो भाभी स्पेशल एजुकेटर, कैसे हैं आप सब। केबीएस पीआरटी की तैयारी टायर टू की आप सबकी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सबका जोश एकदम हाई होगा। आज के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज स्क्रीन पर आप जो पहली स्लाइड देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए इस इमेज को। एक खुली हुई किताब है जिसमें एक दिमाग का चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा ना, एक खुली हुई किताब और ब्रेन का चित्र। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिसमें ब्रेन क्या है, जो क्या कर रहा है, ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ब्रेन जो है वो ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, उगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है दोस्तों, ये हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यानी विकलांगता के प्रभाव। और एक स्पेशल एजुकेटर होने के नाते हमें इसके दो सबसे बड़े पहलू समझने हैं। पहला जो है विकलांगता के प्रभाव के पहलू, पहला जो है साइकोलॉजिकल और दूसरा जो है एजुकेशनल। ठीक है, तो इन दोनों को समझना है। तो चलिए इस थ्योरी को थोड़ा रियल बनाते हैं, थोड़ा आसान करते हैं। तो इसके लिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारी दूसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड पर। स्क्रीन पर फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ठीक है, बीच में लिखा है इसके विकलांगता यानी कि डिसेबिलिटी, लेकिन उसके ठीक बगल में एक बहुत गहरी बात लिखी है, केवल शारीरिक या मानसिक सीमाएं नहीं। अक्सर हमारी सोसाइटी में लोग क्या सोचते हैं कि डिसेबिलिटी का मतलब कोई इंसान चल नहीं सकता, देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता, बस बात यहीं खत्म। जी नहीं, एक स्पेशल एजुकेटर के नजरिए से अगर हम देखें तो हमें इससे कहीं आगे देखना है। आप दाईं तरफ राइट साइड में देख सकते हैं। ठीक है, जहां पर लिखा है समग्र प्रभाव, समग्र विकास पर, इम्पैक्ट ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, डिसेबिलिटी का असर जो है सिर्फ शरीर के किसी एक हिस्से पर नहीं, बल्कि बच्चे के पूरे विकास पर पड़ता है। चलिए इसे एक मूवी के एग्जाम्पल से समझते हैं। रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी याद है आपको। उसमें नैना माथुर को क्या था, टोरेट, सॉरी मुझे भी नाम कहने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, टोरेट सिंड्रोम था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार हिचकी और आवाजें आती थी। क्या वो सिर्फ एक शारीरिक दिक्कत थी? बिल्कुल नहीं। बचपन में जब उन्हें कई स्कूलों से निकाला गया तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो क्या हुआ, टूट गया था। ये था उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब उन्हें बार बार जॉब से रिजेक्ट किया गया था, पढ़ाई में दिक्कतें आई थी, तो वो था उनका एजुकेशनल इम्पैक्ट। यही बात मैंने इस फ्लो चार्ट में दो एरो में बनाकर समझाई है। पहला जो है मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, और दूसरा जो है शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल इम्पैक्ट। तो पहले हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की। इसके नीचे जो दिमाग दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर एक आइकन है जो बच्चे की फीलिंग्स को दिखाता है। अगर एक बच्चा क्लास में बोर्ड से नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि उसे विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो वो सिर्फ पढ़ाई में पीछे नहीं रहा, वो अंदर ही अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होने लगता है। उसे लगने लगता है कि मैं बाकियों जैसा नहीं हूँ। दूसरा है शैक्षिक, दूसरा क्या है, शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल इम्पैक्ट। किताबों का आइकन यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, किताबों का आइकन हमें बताता है कि बच्चे के सीखने का तरीका क्या है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट और हमारा कैरिकुलम कैसे प्रभावित होता है। यहीं पर एक स्पेशल एजुकेटर की एंट्री होती है, जो इन स्पेशल एजुकेशन नीड्स को पूरा करता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके केबीएस टायर टू एग्जाम में पेडागोजी के केस स्टडी वाले सवाल अक्सर इसी समग्र विकास वाले पॉइंट से बनते हैं। आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि आप सिर्फ बच्चे की पढ़ाई नहीं बल्कि उसकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को कैसे हैंडल करेंगे। तो इन दोनों इम्पैक्ट्स को डिटेल से समझने के लिए चलिए बढ़ते हैं हमारे अगली स्लाइड की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम जरा गहराई में पढ़ते हैं। हमारी पिछली स्लाइड में हमने बात की थी डिसेबिलिटी का असर दिमाग पर पड़ता है, लेकिन वो असर दिखता कैसे है। स्क्रीन पर इस माइंड मैप को देखिए। बीच यहाँ पर एक माइंड मैप दिख रहा होगा आप सभी को। ठीक है, बीच में इसके लिखा हुआ है कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव यानी कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जो एक डिसेबिलिटी की वजह से पैदा हुआ है। ठीक है,
तो केवीएस पीआरटी के सिलेबस में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्सा है। आइए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम की। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम एक साथ समझेंगे। एक और है सेल्फ एस्टीम और आत्मसम्मान। ठीक है, हीन भावना और इंफीरियोरिटी, इन दोनों को हम एक साथ समझने वाले हैं, इन दोनों पॉइंट को। ठीक है, जैसे ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया तो आपको याद होगी, उसमें रोहित का कैरेक्टर याद कीजिएगा। उसे डेवलपमेंटल डिले था, जब बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी साइकिल तोड़ देते थे, तो वो घर आकर रोता था। वो क्या था? वो थी हीन भावना यानी कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। जब एक बच्चा बार बार फेल होता है तो उसे लगता है मैं दूसरों जैसा नॉर्मल नहीं हूँ, तो उसका आत्मसम्मान जो है वो बिल्कुल क्या होता है, क्रैश हो जाता है। और जब ये आत्मसम्मान क्रैश होता है, ठीक है, जब ये खत्म होता है, उसकी वजह से क्या आती है, हीन भावना बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा जो है सामाजिक, सॉरी इसको हम तीसरा मानेंगे, सामाजिक यानी कि सामाजिक अलगाव यानी कि सोशल आइसोलेशन। अब एक रियल लाइफ क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसे हकलाने की दिक्कत है। आप क्लास में कोई सवाल पूछते हैं, उस बच्चे को जवाब पता है लेकिन वो अपना हाथ नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अगर वो अटका पूरी क्लास हंसेगी। वो धीरे धीरे दोस्तों से कटना शुरू हो जाता है, लंच अकेले करता है। इसे ही हम पेडागोजी की भाषा में सोशल आइसोलेशन या सामाजिक अलगाव कहते हैं। बच्चा खुद को दुनिया से अलग कर देता है। तीसरा जो है भावनात्मक समस्याएं यानी कि इमोशनल प्रॉब्लम आती है। जब कोई बच्चा इस तरह की आइसोलेशन और हीन भावना से गुजरता है तो उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा, बहुत ज्यादा एंगर, फ्रस्ट्रेशन और उदासी भर जाती है। कभी कभी वो बच्चा क्लास में बहुत अग्रेसिव हो जाएगा या फिर एकदम चुपचाप। ये उसके उलझे हुए इमोशन हैं जो बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। फिर आता है प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। ठीक है, और इन सब का फाइनल रिजल्ट क्या होता है दोस्तों? बच्चे की प्रेरणा जो होती है वो क्या होती है, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। जब बच्चे को लगता है कि मुझे तो होगा ही, मतलब कोई भी काम ऐसा लगता है ना एक टाइम पे कि बहुत ज्यादा जब सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, हीन भावना होती है, तो लोगों से अलग अलग रहते हैं, अपने इमोशन किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कर सकते, ये मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसी वाली फीलिंग्स आती है जब बच्चे को लगता है कि मुझसे तो होगा ही नहीं, तो वो क्या करता है, कोशिश ही करना बंद कर देता है। ठीक है, एग्जाम में या इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए कि एक टीचर के रूप में हमारा पहला काम उसका सिलेबस पूरा कराना नहीं, बल्कि उसके सेल्फ एस्टीम को वापस बिल्ड करना है। हमें उससे छोटी छोटी सक्सेस का एहसास दिलाना है ताकि उसका मोटिवेशन वापस आ सके। तो दोस्तों ये था डिसेबिलिटी का मनोवैज्ञानिक असर, लेकिन ये स्कूल की पढ़ाई को कैसे इम्पैक्ट करता है ये हम जानेंगे अभी और आगे। लेकिन इससे इसके बाद हम एक एक चीजें करके थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों अब हम मनोवैज्ञानिक प्रभावों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमारी इस स्लाइड का टाइटल क्या है? आंतरिक संघर्ष यानी कि इनर स्ट्रगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट ए देखेंगे, आत्मसम्मान में कमी यानी कि लो सेल्फ एस्टीम। जरा इस शीशे वाली मिरर को ध्यान से देखिए। ठीक है, बाहर से जो इंसान खड़ा है वो लेकिन शीशे के अंदर उसे अपना अक्स कैसा दिख रहा है, एकदम छोटा और उदास सिर झुकाए हुए। शीशे में आप देख सकते हैं उसका अक्स कैसे दिख रहा है, अक्स का मतलब होता है तस्वीर। ठीक है, तो किस तरीके से दिख रहा है दोस्तों, यही होता है लो सेल्फ एस्टीम। जब किसी बच्चे की कोई लर्निंग मतलब जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, डिसलेक्सिया या डिसकैलकुलिया होती है, या उसके अलावा अगर अदर कोई डिसेबिलिटी होती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट या फिर 21 में से कोई भी, ठीक है, तो वो खुद को दूसरों से कम सक्षम मानने लगता है। उसे लगता है कि मुझ में ही कोई कमी है, मैं डफर हूँ। उसका आत्मविश्वास जो होता है एकदम गिर जाता है। एक रियल लाइफ क्लासरूम से सोचिए, जब पूरी क्लास 5 मिनट में मैथ का सवाल सॉल्व कर लेती है और एक डिसलेक्सिया वाला बच्चा नंबर में ही उलझा रह जाता है, तो उस वक्त जो चीज सबसे पहले टूटती है वो उसका आत्मसम्मान है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, खुद को दूसरों से कम सक्षम मानते हैं और आत्मविश्वास में गिरावट होती है। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा पॉइंट जो है बी यानी कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। सेल्फ एस्टीम के गिरने का अगला स्टेप है हीन भावना। इसे तराजू यानी आप तराजू का पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर,
वाले चित्र को देखिए, बच्चे की नजर में जो नॉर्मल दुनिया है वो ऊपर है और वो खुद को इस एक्स का वो मानता है, ठीक है, इस पलड़े का या फिर बोझ मानता है, हम कह सकते हैं, ठीक है, जो हमेशा नीचे ही महसूस करता है। हीन भावना कहाँ से आती है, ठीक है, अगर हम तुलना से देखें, अक्सर समाज में पेरेंट्स या कभी कभी अनजाने में टीचर्स भी बच्चे को कंपेयर कर देते हैं, देखो तुम्हारे भाई के कितने अच्छे मार्क्स आ गए, या पूरी क्लास ने लिख लिया, तुमने अभी तक नहीं पेज पूरे किए, ठीक है। इस तरीके के जो कंपैरिजन होती है उससे बच्चों को क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, उसको लगता है कि मतलब वो दूसरों से कम है। इसी की वजह से क्या होता है, उसके अंदर एक गहरी हीन भावना यानी कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर हम मूवी का एग्जांपल लें तो तारे जमीन का जो ईशान है उसका जो बड़ा भाई है वो पढ़ने में हर चीज में बहुत परफेक्ट था, ठीक है, उसके अंदर यही हीन भावना जन्म से थी कि मैं अपने भाई जैसा क्यों नहीं हुई थी ना। तो स्पेशल एजुकेटर ध्यान दीजिए, अगर केबीएस के इंटरव्यू में या टायर टू में के पेपर में ये केस स्टडी आती है कि बच्चा खुद को हमेशा दूसरों से कम समझता है, तो एज अ टीचर आपकी अप्रोच क्या होगी, आपका जवाब होना चाहिए हम एक ऐसा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाएंगे जहां पर कोई कंपैरिजन ना हो किसी की। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों पिछली स्लाइड में हमने बच्चे की अंदरूनी लड़ाई देखी, जब वो बच्चा समाज या हमारे क्लासरूम में बाकी बच्चों के बीच आता है तब क्या होता है। आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है सामाजिक और भावनात्मक प्रभाव यानी कि सोशल एंड इमोशनल इम्पैक्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम एक देखेंगे सामाजिक अलगाव जो है सोशल आइसोलेशन। सबसे पहले इस ड्राइंग पर नजर डालिए, यहाँ पर एक ड्राइंग दिखाई दे रही जहाँ पर एक भीड़ है जिसमें 3 लोग इकट्ठे हैं और एक बच्चा बिल्कुल अलग खड़ा हुआ है सिर झुकाए हुए। ऊपर लिखा है लोनलीनेस यानी कि अकेलापन। एक रियल लाइफ क्लासरूम इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, उसे सोशल क्यूज समझने में या आई कांटेक्ट बनाने में दिक्कत होती है। वो बच्चा अंदर से शायद दोस्त बनाना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं है कि बातचीत कैसे शुरू करे। नतीजा क्या होता है, साथियों में घुलने मिलने में असमर्थता होती है, वो धीरे धीरे खुद को बाकियों से अलग कर लेता है। यही है सोशल आइसोलेशन। अब आते हैं पॉइंट बी पर यानी कि भावनात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इसमें जब कोई बच्चा इस तरह अकेलेपन का शिकार होता है तो उसके अंदर क्या चल रहा होता है, ये 3 इमोजीज जो हैं वो बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। पहला जो है वो डरा हुआ है, ठीक है, दूसरा जो है दूसरी इमोजी है जो उदास है, तीसरा जो है बहुत गुस्से में है, ठीक है। अ, जब एक डिसेबल्ड बच्चा अपनी बात समझा नहीं पाता, मान लीजिए कि स्पीच इम्पेयरमेंट है, कोई उसकी फीलिंग नहीं समझ रहा है, तो उसके अंदर चिंता, तनाव और डर पैदा हो जाता है। और दोस्तों जब ये निराशा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो गुस्से के रूप में बाहर आती है। कई बार स्पेशल नीड्स वाले बच्चे क्लास में अचानक अग्रेसिव हो जाते हैं या रोने लगते हैं। एक टीचर के रूप में हमें समझना है कि वो जानबूझकर बदमाशी नहीं कर रहे हैं, वो उनकी दबी हुई भावनाएं हैं जो बाहर आ जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें चिंता, तनाव और डर, निराशा और गुस्सा ज्यादा होता है। फिर सी पॉइंट को देखेंगे, प्रेरणा में कमी यानी कि लैक ऑफ मोटिवेशन। अब आते हैं यहाँ पर एक लो बैटरी का आइकन बना हुआ है, आप सभी देख रहे हैं इसको। एक डिसेबिलिटी वाले बच्चे की मोटिवेशन की बैटरी एकदम डेड क्यों हो जाती है, इसका कारण है बार बार असफलता। एक बच्चा बार बार कोशिश करता है लेकिन फिर भी टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं या ग्राउंड में बाकी बच्चों की तरह दौड़ नहीं पाता, तो साइकोलॉजी में इसे क्या बोलते हैं, लर्न हेल्पनेस, ठीक है, सीखी हुई बेबसी कहते हैं इसको। बच्चा सोच लेता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मुझसे तो होगा ही नहीं। इसके बाद वो किसी भी स्कूल एक्टिविटी में भाग लेने की इच्छा जो होती है छोड़ देता है, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर्स कान खोलकर सुनिए, केवीएस टायर 2 एग्जाम में इससे सवाल बन सकता है, ठीक है। आपका मतलब तो इसको थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको कि डिसेबिलिटी सिर्फ शरीर या दिमाग तक सीमित नहीं है, वो बच्चे के समाज और उसके इमोशन को भी बदल देती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
तो मेरे भावी स्पेशल एजुकेटर, पिछली स्लाइड तक हमने देखा कि एक डिसेबिलिटी बच्चे के दिमाग और उसके इमोशंस को कैसे तोड़ देती है। अब सवाल ये है कि जब वो बच्चा अपना वो अकेलापन और हीन भावना लेकर हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में आता है, तो उसकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है। स्क्रीन पर देखिए एक खूबसूरत सी ड्राइंग दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर एक ड्राइंग बनी हुई है और ड्राइंग में एक किताब है, ठीक है। और इसके चारों तरफ वो 5 मुख्य शैक्षिक प्रभाव दिखाई दे रहे होंगे। इनके समाधान और उनके समाधान भी, आइए इन्हें एक-एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीखने में कठिनाई यानी कि लर्निंग डिफिकल्टी। अ, ये सबसे पहला और सीधा असर है। मान लीजिए आप क्लास में सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं, आपका टॉपिक है भारत का इतिहास और आप बच्चों को पुराने समय की पुरातात्विक स्रोत जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बता रहे हैं। नॉर्मल बच्चे शायद इसे सुनकर या पढ़कर समझ लें, लेकिन अगर क्लास में कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो उसे ये जो टाइमलाइन है इतिहास के कॉन्सेप्ट समझने में उसको बहुत कठिनाई होगी। उसकी सीखने की गति जो है बाकियों से अलग होती है, ठीक है। वैसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा जो होगा उसको अगर बोल के पढ़ा रहे हैं आप तो भी उसको दिक्कत होगी अगर साइन लैंग्वेज में नहीं है। तो ऐसे हर डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग डिफिकल्टीज होती हैं। नेक्स्ट है लचीला पाठ्यक्रम यानी कि फ्लेक्सिबल कैरिकुलम। अब यहाँ हमारा रोल आता है, जब बच्चे को सीखने में कोई दिक्कत हो रही है तो हम क्या करेंगे? क्या हम उसे फेल कर देंगे? बिल्कुल नहीं। हम अपनाएंगे फ्लेक्सिबल कैरिकुलम यानी कि कैरिकुलम का एडॉप्टेशन। कैरिकुलम डेवलपमेंट का सबसे बड़ा उसूल यही है कि कैरिकुलम बच्चे के लिए बनता है, बच्चा कैरिकुलम के लिए नहीं। अगर वो बच्चा इतिहास का लंबा निबंध नहीं लिख सकता तो हम फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे। हम कहेंगे कोई बात नहीं, आप मुझे ओरल सुना दो या मुझे पुरानी चीजों की पिक्चर्स मैच करके दिखा दो। फिर तीसरा जो है वो है विशेष विधियां यानी कि स्पेशल मेथड्स। कैरिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमें चाहिए विशेष विधियां। जैसे रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की फिल्म ब्लैक याद है? उसमें मिशेल जो मिशेल थी यानी रानी मुखर्जी, जो देख नहीं सकती थी ना सुन सकती थी, तो उनके टीचर ने उन्हें कैसे पढ़ाया? पानी को महसूस कराकर। इसे कहते हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर हम सिर्फ लेक्चर नहीं देते, हम ब्रेल, साइन लैंग्वेज, ठीक है, ऑडिटरी और ऑडियो विजुअल, खेल खेल में सिखाने जैसे स्पेशल पेडागोजी का इस्तेमाल करते हैं। चौथा जो है सहायक संसाधन, ठीक है। सहायक संसाधन जो है यहाँ पर इसकी हम बात करें तो सपोर्ट और रिसोर्सेज, ठीक है। तो इन विशेष विधियों को लागू करने के लिए हमें टूल्स चाहिए। मान लीजिए एक बच्चे को देखने में दिक्कत हो रही है जो विजुअल इम्पेयरमेंट का है, ठीक है। अब उसके लिए इतिहास का मैप किसी काम का नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टेक्टाइल मैप लाना होगा हमें, जिसे वो छूकर महसूस करे। ऑडियो बुक्स, हियरिंग एड्स या स्पेशल सॉफ्टवेयर, ये सब हमारे सहायक संसाधन हैं जो हमें उस बैरियर जो जो भी बैरियर होता है उसको तोड़ते हैं। फिर आता है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। और दोस्तों जब इन सारी चीजों को, लचीला पाठ्यक्रम, विशेष विधियां और संसाधनों को एक ही नॉर्मल क्लासरूम में ले आते हैं तो वो जन्म देती है समावेशी शिक्षा, जहाँ एक डिसेबल्ड बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा, दोनों एक ही छत के नीचे एक ही स्कूल में अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से मिलकर सीखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए दोस्तों, अब हम जूम इन करते हैं और सीधे अपने क्लासरूम के अंदर चलते हैं। जब एक डिसेबल्ड बच्चा हमारी क्लास में बैठता है तो उसकी शिक्षण प्रक्रिया कैसे प्रभावित होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षण प्रक्रिया यानी कि द लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट ए है सीखने में कठिनाई यानी कि लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है। अब जरा इस घड़ी की क्लॉक पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है और जिसके सामने लिखा हुआ है एक्स्ट्रा टाइम। यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम सभी को दिखाई दे रहा है। एक्स्ट्रा टाइम का मतलब अतिरिक्त समय। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे का दिमाग जैसे चीजों को प्रोसेस करने में बाकियों से थोड़ा ज्यादा समय लेता है, ठीक है। एक रियल लाइफ क्लासरूम सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सोशल स्टडी पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं। आप उन्हें पुरानी सभ्यताओं की टाइमलाइन समझा रहे हैं। जो सामान्य बच्चे हैं वो शायद 15 मिनट में कॉन्सेप्ट कैच कर लें, लेकिन जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको वही टाइमलाइन समझाने में शायद 2 दिन लग जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे सीख नहीं सकते, इसका सीधा सा मतलब है
उसे सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक समय और अधिक सहायता की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक समय की आवश्यकता होती है और अधिक अतिरिक्त सहायता की यानी कि एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे आपने मूवी देखी होगी, फिर बोलोगे कि मूवी का एग्जांपल दे रही हूँ, आमिर खान की फिल्म तारे जमी पर का वो सीन याद कीजिए जब वो ईशान को पढ़ाना शुरू करते थे। वो उसे जल्दबाजी में नहीं पढ़ाते थे, वो उसे रेत पर अक्षर बनाना सिखाते थे, उसे उसका पूरा एक्स्ट्रा टाइम देते थे। यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, टाइम इस पे बी पे आते हैं। पॉइंट बी जो है हमारा, विशेष शिक्षण विधियों की आवश्यकता यानी कि नीड फॉर स्पेशल मेथड। ठीक है, अब जरा बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। ठीक है, जब बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो क्या हम उसे उसी पुराने बोरिंग तरीके से पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। इस टीचर वाले चित्र को ध्यान से देखिए, जहां पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से वो क्या कर रहा है, बोर्ड को देख लेकर खड़ा है। उसके बगल में एक जादुई शब्द लिखा है, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत यानी कि हर बच्चे के अनुसार, इंडिविजुअलाइज्ड। ठीक है, हर बच्चा अपने आप में अलग है, किसी को देखकर जल्दी समझ में आता है यानी कि विजुअल लर्नर होता है, किसी को सुनकर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है यानी कि ऑडिटरी लर्नर होता है, किसी को चीजें छूकर ज्यादा समझ में आता है यानी कि टेक्टाइल लर्नर होता है, कोई ऐसा होता है जिसे एक्टिविटी बेस्ड चीजें ज्यादा समझ में आती है जो काइनेस्थेटिक लर्नर होता है। हमें विशेष तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्तिगत शिक्षण यानी कि आईईपी पर जोर कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइज टीचिंग करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, लेकिन वो पढ़ाई कहाँ होगी और किन चीजों में मदद होगी, इसके लिए हमें समझना होगा हमारे सिस्टम और रिसोर्सेज। यहाँ पर हम देखेंगे व्यवस्था और संसाधन यानी कि सिस्टम एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट ए पर आइए, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। स्क्रीन पर गोल चक्कर वाले चित्र दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर दो गोले दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, विशेष शिक्षा और सामान्य छात्र जब दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, ठीक है, विशेष बालक और सामान्य छात्र, तो वो कहलाती है इंक्लूसिव क्लासरूम या इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, जहाँ दोनों मिल रहे हैं और बीच का कॉमन हिस्सा क्या बन गया है, यहाँ पर समावेशी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? इसका सीधा सा मतलब है कि सामान्य विद्यालयों में अन्य बच्चों के साथ पढ़ाई। दोस्तों, पहले के जमाने में क्या होता था, डिसेबल्ड बच्चों को दोस्तों के मतलब दोस्तों के साथ नहीं रहते थे, उन्हें अलग रखा जाता था, वो अलग थलग रहते थे। उन्हें स्पेशल स्कूल में भेज दिया जाता था, लेकिन उससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होता था, सामाजिक विकास रुक जाता था उनका। जब एक व्हीलचेयर वाला बच्चा, एक सामान्य बच्चा एक ही क्लास में बैठते हैं, एक साथ अपना लंच बॉक्स शेयर करते हैं और एक साथ एनुअल फंक्शन में एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, तो विशेष बच्चे के अंदर से हीन भावना खत्म हो जाती है और सामान्य बच्चे के अंदर एम्पैथी आती है। यही है इंक्लूसिव या इंक्लूजन या असली लक्ष्य। ठीक है, ये क्या है इंक्लूजन का असली लक्ष्य। अब आते हैं पॉइंट बी पर, सहायक संसाधनों की आवश्यकता यानी कि सपोर्ट सर्विसेज। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ एक ही क्लास में बिठा देना काफी है? जी नहीं, उन्हीं क्लास में बराबर की भागीदारी देने के लिए हमें क्या चाहिए, सहायक संसाधन चाहिए। तो नीचे दी गई इस ड्राइंग को आप ध्यान से देख सकते हैं। इसमें क्या है, एक तो हाथ का साइन है यानी साइन लैंग्वेज, और दूसरा क्या है, ये ब्रेल का साइन है। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहाँ पर। दोनों चीजें आनी चाहिए बच्चे को, हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को समझाने के लिए साइन लैंग्वेज आना चाहिए और ब्रेल आनी चाहिए दूसरे बच्चे को समझाने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग चीजें होती हैं इनको समझाने के लिए। सबसे जरूरी बात है काउंसलिंग, याद है हमने आंतरिक संघर्ष वाली स्लाइड में बात की थी कि डिसेबिलिटी का मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है, बहुत ज्यादा गहरा होता है, इसलिए स्कूल में एक काउंसलर का होना बहुत जरूरी है। तो वो क्या करेगा, वो उस बच्चे के डिप्रेशन और तनाव को दूर करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इंक्लूजन का मतलब क्या है, सबको साथ लेकर चलना। ठीक है, तो दोस्तों, एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर हमारी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ पढ़ाने तक नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने की है जहां हर बच्चा खुद को उस क्लास का एक अहम हिस्सा समझे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
तो दोस्तों हमने रिसोर्सेज की बात कर ली। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, हम बच्चे को पढ़ाएंगे क्या और कैसे। स्क्रीन पर स्लाइड का टाइटल देखिए, पाठ्यक्रम में बदलाव। ठीक है, यानी कि कैरिकुलम एडॉप्टेशन। अब जरा इस चित्र को ध्यान से देखिए। एक तरफ लोहे की, यहाँ पर आपको लोहे का रिगिड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, रिगिड बार या रॉड बोल सकते हैं, जिस पर लाल रंग का क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरी तरफ है स्प्रिंग। ठीक है, जिस पर टिक मार्क लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर आप लोहे की सख्त रॉड को मोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगी। पुराना एजुकेशन सिस्टम जो है बिल्कुल ऐसा ही था, एकदम सख्त। अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा उस नॉर्मल सिलेबस के सांचे में फिट नहीं बैठता था तो बच्चा अंदर से टूट जाता था, फेल हो जाता था। लेकिन आज एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में हमारा कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, एक स्प्रिंग की तरह, यानी लचीला, फ्लेक्सिबल। स्प्रिंग को आप कैसे भी मोड़ो वो एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ए पर जो है लचीला पाठ्यक्रम, यानी कि फ्लेक्सिबल कैरिकुलम। इसमें हमें दो मुख्य चीजें करनी है। क्या, पहला, पाठ्यक्रम को छात्र की क्षमता के अनुसार ढालना है। ठीक है, मान लीजिए आप क्लास में इतिहास पढ़ा रहे हैं, एक नॉर्मल बच्चा शायद 3 पेज का निबंध लिख दे। लेकिन अगर क्लास में कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो हम उसे वो निबंध नहीं मानेंगे। हम उसे कहेंगे कि बस आप मुझे पुरानी चीजों की फोटो चार्ट पेपर या चिपका कर दिखा दो, हम सिलेबस को उसकी क्षमता के हिसाब से हमने बदल दिया। ठीक है, दूसरा सबसे अहम जो है परीक्षा प्रणाली में लचीलापन। ठीक है, यानी कि एग्जाम पैटर्न में फ्लेक्सिबिलिटी। फिल्म तारे जमी का वो सीन याद है जब निकुंब सर प्रिंसिपल के पास जाते हैं और वो क्या मांगते हैं, कहते हैं कि ईशान को डिसलेक्सिया हो, उसे लिखने में दिक्कत है, इसलिए उसके सारे एग्जाम जो है वो कैसे लिए जाएं, ओरल लिए जाएं। दोस्तों इसे कहते हैं परीक्षा में लचीलापन। अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है, वो लिख नहीं सकता, तो हम उसे एक्स्ट्रा टाइम देंगे या उसे एक राइटर प्रोवाइड करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तब जाकर बच्चे को वो A+ ग्रेड और सक्सेस मिलती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट स्लाइड। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने आज के शानदार सेशन के आखिरी पड़ाव पर, हमारे निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन पर। यहाँ पर हम बात करेंगे निष्कर्ष की। ठीक है, इस वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया उसका सबसे बड़ा टेक वे इस डिजाइन लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सी डिजाइन लाइन में, तो यहाँ पर डिजाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। तो जरा इस स्लाइड के फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। समाज प्लस परिवार प्लस विद्यालय इज इक्वल टू सहयोग, प्रोत्साहन और उचित शिक्षा। जब ये तीनों आपस में हाथ मिलाते हैं, ठीक है, तब जाकर, जब ये तीनों आपस में हाथ मिला लेते हैं तब क्या होता है, सहयोग, प्रोत्साहन और उचित शिक्षा मिलती है बच्चों को। ठीक है, तब जाकर एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को मिलता है सहयोग यानी कि प्रोत्साहन, और उचित शिक्षा यानी कि प्रॉपर एजुकेशन। चलिए अपनी फेवरेट मूवी तारे जमीन के पर एक एडिटिंग सीन को याद करते हैं। शुरुआत में ईशान का परिवार उसे नहीं समझ रहा था, विद्यालय वाले उसे निकाल रहे थे और समाज वाले उसे डफर बोल रहे थे, लेकिन क्लाइमेक्स में क्या बदला हुआ, निकुंज सर ने उसे उचित शिक्षा और प्रोत्साहन दिया। उसके पेरेंट्स को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने सहयोग देना शुरू किया। और उस पेंटिंग कंपटीशन में जब पूरे स्कूल ने ईशान के लिए तालियां बजाई तो वो बच्चा एकदम खिल उठा। ठीक है, तो विकलांगता का प्रभाव केवल शारीरिक नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक दोनों है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो दोस्तों हमें ये करना चाहिए कि हम उनकी हेल्प करें। ठीक है, उनको समझने में हेल्प करें ताकि वे अपनी क्षमताओं को पूरा, मतलब उनकी जो क्षमताएं हैं पूरी तरीके से विकसित हो सकें। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि केबीएस की तैयारी ऐसे ही मजेदार तरीके से चलती रहे। आपके जो भी डाउट्स हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर केबीएस एग्जाम। ठीक है, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, वीडियोस कभी कभी नहीं डल पाती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दूँ।